नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर जेलो एग्ज़ाम। बट इस दौरान आपके मन में इतने सारे सवाल हैं कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये वीडियो मैं उन्हीं सवालों को फुलफिल करने के लिए लाई हूँ ताकि आपके जो लास्ट मोमेंट पर कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सके और जितना हो सके मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकूँ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं। पहला क्वेश्चन, एग्ज़ाम देने जाऊं या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। इवन राजस्थान वाले भी जब जेलों का फॉर्म भरा तो आपने ये सोच के भरा कि चलो इस बहाने में प्रिपरेशन कर लूँगी, यही सोच के भरा था कि मेरी कंटिन्यूटी रह जाएगी, यही सोच के आपने फॉर्म फिल किया। तो उसी कंटिन्यूटी और उसी प्रिपरेशन क्यों किया आपने? फॉर द पर्पज़ ऑफ जुडिशरी। ये एग्ज़ाम देने जाओ, यहाँ जब आप क्वेश्चन अटेंड करोगे और उस दौरान जो आपकी गलतियाँ होगी वो गलतियाँ आपको जुडिशरी में हेल्प करेगी, इसलिए एग्ज़ाम देने जाओ। अब आप लग रहे 3 तारीख हो गई, अब टिकट बुक नहीं होगा, अरे बस में बैठ के चले जाओ भाई, इतने ट्रांसपोर्टेशन है, टिकट ले लो ट्रेन का, टीटी से बात कर लो, सीट मिल जाएगी। ये एग्ज़ाम एक गाइडलाइन देगी आपको कि क्या गलतियाँ कर रहे हो और आगे जुडिशरी में आपको कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, यहाँ पे जो गलतियाँ और इसको कैसे ठीक करना है। आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, आप जाइए और आप जा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, यार इस एग्ज़ाम की जो सैलरी है वो तो मेरे पॉकेट मनी से भी कम है, क्या ही करना मुझे ये एग्ज़ाम देकर, मैं तो नहीं जाती। तो ये तो आपको बात फॉर्म भरने के समय भी पता थी कि इसकी सैलरी आपके पॉकेट मनी से कम है। बट बेटा आज वो कम लग रही है। कोरोना जैसे समय आता ना तो एक सर्टेनिटी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही दे सकता है। गवर्नमेंट जॉब होती है, उसकी सैलरी नहीं देखी जाती। यू हैव सफिशिएंट पॉकेट मनी, राइट? तो आपकी पॉकेट मनी प्लस आपकी सैलरी हो गई ना डबल, बस और क्या चाहिए फिर आपको। बट एक सर्टेनिटी है, खुदा ना करे जीवन में फिर से कोई कोरोना जैसी स्थिति आए तो क्या करेंगे। एक नौकरी है सरकारी, और सरकारी नौकरी, हर सरकारी नौकरी वैल्यूएबल होती है। हम हमेशा कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, हम सैलरी देख के थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सर्टेनिटी चाहते हैं, बस उसे सर्टेनिटी के लिए आ जाओ। और जितना पैसा मिलता ना वो सफिशिएंट है। हम 10,000 में भी ज़िंदगी जी लेते हैं, 2 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं, ये रियलिटी है, आगे कहने की ज़रूरत नहीं मुझे। तो सैलरी को मारो गोली। ठीक है। नंबर 3, मैं क्या पहन के जाऊँ, मैं एक लड़की हूँ, क्या मैं जीन्स पहन सकती हूँ? बिल्कुल, लड़कियाँ आप जीन्स पहनो, किसी ने मना नहीं किया, आप जीन्स पहन सकती, बस ये जो 3/4 है ये मत पहन के जाना, ये इशू बनेगा यहाँ वाला। इतना आस्तीन का टी शर्ट पहनो, आप जीन्स पहन सकती हैं, टी शर्ट पहन सकती है, आप पैंट पहन सकती है, आप कुर्ता पहन सकती है, आप अनारकली पहन सकती है, आप सलवार सूट पहन सकती है, पंजाबी सूट पहन सकती है, बस दुपट्टा अलाउ नहीं होता है, स्टॉल अलाउ नहीं होती हैं। तो दुपट्टा कैरी करके मत जाना, फिर वहाँ फेंकोगे, इधर किसी को पकड़ाओगे, तो दुपट्टा इग्नोर करें। तो कोशिश करें आप लोअर टी शर्ट पहन के चली जाओ, टी शर्ट और जीन्स पहन के चले जाओ, लोअर टी शर्ट पहन के चले जाओ, बस याद रखना कुर्ता पजामा पहन लो, आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, आस्तीन इतनी हो, ये ध्यान रखना। ठीक है। स्लीपर ले लेना, शूज़ पहन के मत जाना, लड़कियाँ बेलीज होती है अपनी आगे से बंद होती मत पहनना, फिर वो खुलवाएंगे, फिर जिग होगी, चिक होगी। आप प्लीज़ पहले से स्लीपर पहन के ही जाना ना, अब क्या फ़र्क पड़ेगा 4 एग्ज़ाम के लिए, आप भी इरिटेट नहीं होंगे, सेंटर वाले भी इरिटेट नहीं होंगे। ठीक है। अब लड़कियों का सवाल था कि क्या नोच भी निकालने का, बेटा वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, वहाँ लिखा है किसी तरह का कोई भी जेवर नहीं होगा सिवाय आपके हाथों में कांच की चूड़ियाँ या लाख की चूड़ियों के, उसके अलावा कोई तरह का जेवर नहीं होगा। तो ये जो नोच पिन है वो भी जेवर में आती, ये ईयरिंग्स है वो भी जेवर में आते, ये रिंग से ये भी जेवर में आते हैं। तो वाई रिस्क, क्यों इरिटेशन, पहले से खुल के जाओ। जब वो कह रहे हैं नो जेवर, तो जेवर में सब इंक्लूड होती है, तो इसलिए आप कोई तरह का ऑर्नामेंट्स पहन के नहीं जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेहंदी, मेहंदी वाले हाथों का क्या करें। अभी लड़कियां यूट्यूब पे सर्च कर रही है हमारे स्टूडेंट्स कि मेहंदी कैसे हटाई जाए, क्योंकि करवा चौथ भी वैल्यू रखते हैं। तो भैया कितने नोटिफिकेशन आए जेलों में, उन्होंने एक भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं कहा मेहंदी है या नहीं अलाउ। उनको भी पता है कि 2 दिन पहले करवा चौथ थी और महिलाओं के लिए इससे बड़ा त्यौहार नहीं होता है, इसलिए मेहंदी दिक्कत नहीं करेगी। और आरपीएस वालों से निवेदन है कि ये मेहंदी हमारे सुहाग की निशानी है और हमने करवा चौथ पे लगाई है, इसको इशू ना बनाएं। अगर नकल करनी होगी तो मेहंदी को लेके नहीं करेंगे भाई, हमारे पास दूसरे और भी सोर्सेज ढूंढ लेंगे हम,
पर मेहंदी हमारे सुहाग की निशानी है, इसको इग्नोर करें और इसको लेके कोई तरह का आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि आपको ही पता थी कि 1 तारीख को करवा चौथ है और 4 तारीख को एग्ज़ाम है और 3 दिन में मेहंदी नहीं निकलती है, और ये सबसे बड़ा पर्व होता है सुहागिन के लिए। तो इसलिए मेहंदी वाले चिंता ना करें, मेहंदी कोई इशू नहीं होगा, इतने आरपीसी वाले भी समझते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लड़कियों का। अब आता है लड़कों की बात। लड़के क्या पहन के जाए, वही बात, आपके लिए तो एक ही ड्रेस है, आप तो पजामा टी शर्ट पहन के चले जाओ। तो टी शर्ट पहन सकते हैं आप, शर्ट पहन सकते हैं आप, लेकिन शर्ट क्या है, टी शर्ट हो या शर्ट इतनी आस्तीन होनी चाहिए। खरीद लो ना एक सुंदर सा ड्रेस, इस बार आपको ड्रेस खरीदने का मौका मिलेगा, वैसे तो आप खरीदते नहीं हो। तो एक सुंदर सा टी शर्ट, एक अच्छा सा पजामा ले लो, एक स्लीपर ले लो, घड़ी वड़ी आपको कुछ नहीं लेके जाना, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मैं बाहर से आ रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, क्या मैं अपना सामान रख सकता हूँ, या मैं सेकंड टाइम में जो स्टडी करने वाला हूँ दूसरे पेपर के लिए वो मटेरियल लेके जा सकता हूँ। देखिए, या मोबाइल लेके जा सकता हूँ। जनरली वहाँ पर सभी चीज़ों को रखने की व्यवस्था होती है, हर सेंटर पे होती है, क्योंकि सेंटर वालों को भी पता है कि बंदा आएगा, कई बार फैमिली वाले साथ आते, कई बार नहीं आते, तो उसका सामान कहाँ जाएगा, अंदर लेके तो आप बैठने दोगे नहीं, उसके इसमें सामान कहाँ जाएगा। तो वहाँ पे एक रूम बना हुआ होता है जिसमें सामान रखने और टोकन की सुविधा होती है। बट इन द केस ऐसा मौका ना मिले तो बाहर जो पेरेंट्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, करते हैं, कभी मना नहीं करते, बट जो भी लोग हैं आप उनको हेल्प मांग सकते हो कि भैया सर थोड़ा मेरा भी रख लीजिए, मैं आके ले लूँगा, कोई मना नहीं करता है। और फिर भी ऐसा है तो कॉलेज के स्कूल के बाद, मतलब जो स्कूल का प्रीमाइज़र साइड में कोई ना कैसी जगह मिलती है, आप रख लीजिए, कोई आपका सामान चोरी नहीं करेगा, वहाँ कोई आपका सामान चोरी करने नहीं आ रहा, आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, कई बच्चों के आईडी कार्ड या ना मतलब प्रवेश पत्र अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि उनके पास डिस्ट्रिक्ट शो हो रहा है। तो जिनका डिस्ट्रिक्ट शो हो रहा है उनका प्रवेश पत्र निकल जाएगा। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा, आप ई मित्र की मदद ले लीजिए, ई मित्र की मदद से आपका जो है काम हो जाएगा। अब आता है कितनी एडमिट कार्ड की कितनी कॉपी ले प्रवेश पत्र की। वैसे उन्होंने लिखा एक लाइन कि अगर आपके मोर देन 1 एग्जाम है तो जितने एग्जाम है उतने आपको कार्ड लेके जाने हैं। तो एक काम करो ना बेटा, पहले दिन 2 कॉपी लेके चले जाओ, अगर सुबह वाली सबमिट हो जाती है तो दोपहर में दूसरे काम आ जाएगी, और सुबह वाली सबमिट नहीं होती तो चारों में वही काम आ जाएगी। तो एटलीस्ट आप 4 कॉपी करा के रख लीजिए, पहले दिन 2 लेके जाना, क्योंकि बीच वाले टाइम में जिनका घर नज़दीक होगा वही घर पे जा पाएंगे, बाकी लोग नहीं जा पाएंगे, इसलिए अपनी 2 कॉपी कैरी करके ले जाइए। फिर आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में कलर्ड कॉपी, आधार कार्ड का प्रिंट आउट है ना, कलर प्रिंट आउट निकालना है। जब आप फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हैं तो वो आपको कलर प्रिंट आउट भी देता है, तो आप उससे कलर प्रिंट आउट ले लीजिए। और उसके अलावा अगर वो आपके पास नहीं है तो आपकी दूसरी आईडी प्रूफ भी आप ले सकते हैं। दूसरी आईडी प्रूफ में जिसमें आपकी फ़ोटो, जैसे आपका पैन कार्ड में आपकी फ़ोटो होती है, आपकी वोटर आईडी कार्ड में आपकी फ़ोटो होती है, आपके लाइसेंस में आपकी फ़ोटो होती है। बट हाँ, उन्होंने पैन कार्ड वर्ड यूज़ नहीं लिखा है, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस वर्ड यूज़ लिखा है, आपका वोटर आईडी कार्ड यूज़ लिखा है, उन्होंने आपके पासपोर्ट लिखा हुआ है। इन 3 में से आधार कार्ड सबसे बेस्ट आधार कार्ड है। अब आपका गड़बड़ी आ रही है कि आधार कार्ड में आपका नाम में आपकी जाति नहीं लगी है लेकिन फॉर्म में आपकी जाति है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में फिर आप एक काम करो, अपना 10th और 12th की मार्कशीट भी अपने साथ रखो, और जो आपकी आईडी प्रूफ है वो भी साथ रखो। उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर हमें इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, फ्यूचर में अगर हम करेक्शन के लिए कोई एप्लीकेशन दे दिया अपने आधार कार्ड वालों को तो एप्लीकेशन साथ ले जाना, एडमिशन मिल जाएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ही हैं वो तो दे देंगे। रिक्वेस्ट करना, वो आपको आराम से एडमिशन दे देंगे, क्योंकि ये सब गाइडलाइन जो है आरपीसी को जारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट के अंदर जो हम आधार कार्ड बनाते हैं, जो आईडी कार्ड बनाते हैं और वोटर आईडी कार्ड, हम एकदम सही चीज़ें उनको दे रहे हैं, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट में गलतियाँ कर रहे हैं उनकी टाइपिंग एरर से। वो हमारी क्या गलती है, हम तो एक एक लाइन ढंग से भर के देते हैं, फिर भी वो गलतियाँ करके दे देते हैं, हम ले लेते हैं, उस समय हम भी दिमाग नहीं लगाते। जिस दिन हमारे काम पड़ता है तो हमें पता चलता है ये क्या हो गया। मतलब गवर्नमेंट के सिस्टम की डिफ़ॉल्ट की वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। अभी हाल ही की बात है, मैंने एक घर खरीदा, मैं गई थी बिजली का बिल चेंज करवाने के लिए, वहाँ पे उर्मिला राठी तो नाम आ गया और पिता के नाम की जगह जो पहले वाला ऑनर था उसी का ही नाम आ गया। मैं गई उनके पास कि सर उर्मिला राठी तो लिख दिया पर पिता के नाम पर तो पहले वाले ऑनर का ही नाम आ रहा है, वो तो हटाओ आप। मैंने खरीद लिया। अब उसके लिए मैंने रजिस्ट्री की कॉपी दी, कोर्ट से एफिडेविट बना के ले गई, सब कुछ लेके गई। उसके बाद भी सरकार और सरकार के कर्मचारी की इतनी बड़ी डिफ़ॉल्ट, और वो करेक्शन कराने के लिए मुझसे पैसे लिए गए। अब बताओ गलती मेरी कहाँ थी? जब मैंने रजिस्ट्री की कॉपी दे दी है, मैंने एफिडेविट दे दिया है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दी है, उसके बाद वो कहते हैं हमारा सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। अरे तेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है तो मुझसे एक्स्ट्रा पैसा क्यों ले रहा है? ये चीज़ समझती नहीं है सरकार कि भैया आपकी प्रॉब्लम की वजह से हमारा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, आपकी गलती की वजह से आज हमें एग्जाम देने से ले रोका जा रहा है। कोई बोलने वाला ही नहीं ना, हम सब इतने बिजी, कौन बोले, किसके पास समय है?
ये तो ठीक है कि मैं जाके करके लड़के आ जाती हूँ, काम करवा लेती हूँ, लेकिन हर इंसान मेरी तरह जाके खुद से काम तो नहीं कराता है। और अननेसेसरी न जाने कितना मनी वेस्ट होता है, मेंटली कितना टॉर्चर होता है, सिर्फ सरकार के सिस्टम और सरकार के कर्मचारियों के डिफॉल्ट की वजह से। और भुगतना कौन है? आम जनता। आज के दिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जेलों की जिनके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, उनके आधार कार्ड में कुछ और ही है। जब हम आधार कार्ड बनाने जाते हैं, जब हम पैन कार्ड बनाने जाते हैं, हम 10th की मार्कशीट लगा रहे हैं, और जब 10th की मार्कशीट में मेरा पूरा नाम लिखा हुआ है, तो मेरा आधार कार्ड में पूरा नाम क्यों नहीं दे रहे हो भैया? अब मेरे पैन कार्ड में पूरा क्यों नहीं दे रहे हो? जो डॉक्यूमेंट मैं आपसे दे रही हूँ रिलेटेड, वो तो पूरे हैं, फिर आप डिफॉल्ट करते हो और उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। जनता साइलेंट है। अब जनता भैया सरकार हमने ही चुनी है, तो हमें सहन करना पड़ेगा, और समय रहते हमें हमारे डॉक्यूमेंट बार बार चक्कर काट के हमें ही ठीक कराने पड़ेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज होंगे वो हमें ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार हमने चुनी है, और हमने ही चुनी है तो ये सब हमें ही सहन करना है, वो कोई सहन नहीं करेगी। तो आज ये बहुत सारी दिक्कतें हो रही बच्चों के साथ, तो जितने रिलेटेड डॉक्यूमेंट सब लेकर जाना उनके पास, और कोशिश करना थोड़ा जल्दी जाके बात करना ताकि टाइम बच जाए, आपका सॉल्यूशन मिल जाए, नहीं तो निकाल देंगे, एग्जाम ही नहीं देने देंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। मेहंदी का टेंशन खत्म हो गया, चलो। ड्रेसेस का खत्म हो गया, चलो। बालों में सिंपल रबर डाल के जाना, क्लिप वो मत डालना, बटरफ्लाई में डालना, निकाल देंगे वो आपको, फिर खुले बालों में बिठाएंगे मेरी तरह सुंदर सा, अच्छा है ना ये। लेकिन कोशिश करना रबर लेके जाना, फालतू क्यों झिक करना अपन को वहाँ जाके। ये मौली है, खोल के जाना, हाथ में कुछ धागा पहना, सब कुछ खोल के जाना, फिर वहाँ कैंची ढूंढते फिरोगे, पहले से ही ये सब प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट, आज आपका लास्ट डे, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। अब आपको टेंशन हो रही है, मैडम ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आ रहा है, पढ़े या नहीं पढ़े। कुछ बच्चे अभी भी ट्रेन में बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ बस में बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ अपने 4 व्हीलर में आ रहे पढ़ रहे हैं। अरे मना क्यों ना, आज नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना है। अब आपको डर लग रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अरे वाह, एग्ज़ाम देने से पहले रिजल्ट का इंतजार। ऐसे बच्चे तो मैंने कहीं नहीं देखे, इतने बढ़िया बच्चे अभी एग्ज़ाम दिए ही नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में बैठे ही नहीं है, पेपर उनके हाथ में आए ही नहीं है, पर रिजल्ट की चिंता। हे प्रभु, अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता, और हम तो बिना एग्ज़ाम में बैठे रिजल्ट का इंतजार। ऐसा नहीं करते बच्चा कभी भी। आप अपना प्रिपरेशन किया है, आप जाइए अपना 100% दे के आइए। जितना ऑनेस्टी से आपने प्रिपरेशन की, उतनी ऑनेस्टी से आप एग्ज़ाम दीजिए, और सब कुछ आप अपने ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जो यहाँ तक लेके आया है वो आगे भी पार लगाएगा। यदि आपकी मेहनत में ऑनेस्टी थी तो आपका रिजल्ट भी ऑनेस्ट आएगा, और यदि आपकी मेहनत में नहीं थी, आपने तो पढ़ाई नहीं की, आप तो ट्राई करने जा रहे हो, और फिर भी ट्राई सोचे सिलेक्शन हो जाए तो, अरे भाई तूने प्लीटिंग ड्राफ्टिंग खोला ही नहीं, हिंदी के टॉपिक ही पूरे नहीं पढ़े, एविडेंस का सेक्शन लास्ट तक पहुँचे ही नहीं, और उम्मीद करते भगवान प्लीज़ सिलेक्शन दे देना। वो ऊपर वाला भी सोचता होगा, यार क्या बच्चा ये पढ़ भी नहीं रहा, सिलेक्शन चाहिए। और वो दूसरा बच्चा जो 4 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से, 1.5 महीने से कमरे में बंद होकर पढ़ रहा है, फिर वो पढ़ रहा है और ये बिना पढ़े भी मांग रहा, मैं क्या करूँ? भगवान न्यूट्रल, तो मुझे नहीं पता, तुम दोनों जाओ अपने कर्म करके आ जाओ, क्योंकि गीता में लिखा है जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। और एग्ज़ाम देने से पहले आपको पहले से सब पता है आप कितना कर्म करके आए, और आपकी अंतरात्मा ही बता देती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। किसी और को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती, एम आई राइट? यही होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। चलिए आप सबको ऑल द बेस्ट, बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल मत घबराइए। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना होता वो 1 महीने पहले हो जाता, इसलिए अब टेंशन फ्री हो जाइए और एंजॉय के साथ एग्ज़ाम देकर आइए, और खुश होइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके अपकमिंग फ्यूचर एग्ज़ाम की गाइडलाइन का काम करेगी। आप जिस स्टेट की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए ये एग्ज़ाम काम आएगा। इस एग्ज़ाम की अच्छाइयाँ, इस एग्ज़ाम की बुराइयाँ, इस एग्ज़ाम की कमियाँ, इस एग्ज़ाम की गलतियाँ, इस एग्ज़ाम की गुड थिंग्स, ये सब आपको फ़ायदा करेगी आपके फ्यूचर जुडिशियल जज बनने के लिए। क्योंकि द एंड ऑफ जितने भी जेलो दे रहे हैं उनमें से 99.99% बच्चा जज बनना चाहता है। तो ये एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है, क्योंकि ये आपकी पहली सीढ़ी है आपकी जज बनने की राह की। यहाँ से जब आप 2 घंटे 3 घंटे एग्जाम हॉल में बैठेंगे, वहीं से आपको पता चलेगा आप बाहर निकल के आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस वे में आपको आगे बढ़ना है। इसलिए इस एग्ज़ाम को जरूर देना है, जरूर देना है, जरूर देना है। ऑल द बेस्ट। आज के लिए